हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और साथ ही साथ हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन का भी और उस रिलेटेड का जो कुछ पेन और मिटल स्पॉटिंग वगैरह क्या होता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉरेन में किसी भी कंट्री में अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप एमबीबीएस कर लिए हैं और कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप डकवर्थ सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आप सबको हेल्प करेंगे ईच स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए अब हम फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है मिटल स्मर्ज पेन। तो ये मिटल स्मर्ज पेन क्या होता है? तो कभी कभार क्या होता है ना, आपके क्लिनिक में पेशेंट आएंगे और आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे और पेशेंट आपको बोलेंगे कि डॉक्टर आई एम हैविंग पेन ऑन मिड ऑफ द साइकिल। ठीक है, यानी कि पेशेंट फीमेल आपको क्या बोलेंगे कि हमको पेन हो रहा है। कब हो रहा है? मिड साइकिल में। मिड साइकिल यानी कि 14th और 15th डे में जाकर पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये पेन का कॉज क्या हो सकता है? 14th डे में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो ये पेन का जो कॉज है ना, कॉज ऑफ पेन जो हो सकता है ये क्या हो सकता है? ओव्यूलेशन हो सकता है, यानी कि ओव्यूलेशन की वजह से पेशेंट को थोड़ा सा पेन महसूस हो सकता है। ठीक है, और ये कब होता है? डे 14th और डे 15th पे जाकर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि फोलिकल रप्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? फोलिकल जब रप्चर होता है ना, तो वो रप्चर की वजह से ये पेन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक और टर्म है जो है मिटल स्पॉटिंग। मिटल स्पॉटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी फीमेल आएंगी आपके पास और फीमेल आपको क्या बोलेंगी? डॉक्टर ऑन मिड साइकिल आई एम गेटिंग लिटिल बिट ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे ब्लीडिंग होता है। कब होता है ब्लीडिंग? कंप्लेन क्या होगा? ब्लीडिंग, लिटिल ब्लीडिंग। ठीक है, और कब? तो मिड साइकिल में। मिड साइकिल में यानी कि 14th और 15th डे में जाके। ठीक है, और इसका भी रीजन क्या हो सकता है? इसका भी कॉज जो है वो ड्यू टू रप्चर ऑफ फोलिकल को रप्चर होने की वजह से ना क्या हो सकता है? थोड़ा सा ब्लीडिंग आ सकता है। ठीक है, ड्यू टू रप्चर ऑफ फोलिकल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये है मिटल स्मर्ज पेन एंड मिटल स्मर्ज ब्लीडिंग। तो इस पे आपको ज्यादा डरना नहीं है अगर ऐसा कंप्लेंट पेशेंट कर रही है तो। ठीक है, बाकी अब ऐसे पेशेंट आपके पास आएंगे तो आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट के लिए इस कंडीशन में कुछ भी खास मेडिसिन वगैरह और ड्रग्स हम कुछ भी नहीं देते हैं। इस कंडीशन में बस हम रीएश्योरेंस कर देते हैं पेशेंट को कि मैम यू आर ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कभी कभार ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ भी है तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए और फिर भी अगर आपको ये पेन नहीं गया या ये ब्लीडिंग आता रहा तो फिर आप हमको कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, इस पे बाकी और हम कुछ भी ड्रग्स वगैरह नहीं देते। चलिए, और हम फर्दर डिसऑर्डर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास कितने टाइप का एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास कितने टाइप का होता है? तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन। कितने टाइप का एस्ट्रोजन होता है? 4 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन। 4 टाइप ऑफ एस्ट्रोजन होता है। नंबर 1, पहले E1 होता है, एक E2 होता है, E3 होता है और E4 होता है। ठीक है सर, ये है क्या E1, E2, E3, E4? चलिए ये भी हम बता देते हैं आपको। E1 को हम बोलते हैं एस्ट्रा 1। ठीक है, E2 को हम बोलते हैं एस्ट्राडायोल। E3 को हम बोलते हैं एस्ट्रायल और E4 को हम बोलते हैं एस्टेट्रोल। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन आते कहां से हैं? अब 4 टाइप का एस्ट्रोजन है तो कहीं ना कहीं से तो रिलीज होता होगा, है ना? तो क्या होता है, ये E1 जो है ना, ये कहां से आता है? ये एरोमेटाइजेशन से आता है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है कि थीका सेल जो है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है और ग्रैनुलोसा सेल जो है वो एंड्रोजन को क्या कर देती है? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो E1 कहां से आया? एस्ट्रोजन से। E1 कहां से आया? तो एरोमेटाइजेशन होकर आया। एरोमेटाइज एंजाइम के थ्रू एंड्रोजन को जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं ना, वो एस्ट्रोजन है E1। E2 कहां से आता है? तो E2 जो आता है वो है ग्रैनुलोसा सेल से।
ग्रेनुलोसा सेल से। ग्रेनुलोसा सेल कहाँ पे होता है? हम फोलिकल्स जब हम पढ़ रहे थे, फोलिकल्स का एनाटॉमी जो हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम देखें कि ये ग्रेनुलोसा सेल होता है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रीट करते हैं? तो E2 सिक्रीट करती हैं, ठीक है। E3 और E4 जो है ना, ये प्लासेंटा से आता है, प्लासेंटा से आता है। तो E3 और E4 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन, E1, E2, E3, E4, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी कि मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखने से पहले हम कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का लेंथ कितना होता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का लेंथ 21 डेज टू 35 डेज होता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को 21 डेज का साइकिल है, यानी कि वो 21 या 22 डेज पे जाकर उनका साइकिल फिर से आ रहा है, तो वो भी नॉर्मल है। अगर किसी पेशेंट को 35 डेज का साइकिल है, तो वो भी नॉर्मल है। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर किसी पेशेंट को 18 डेज का साइकिल है, या 19 डेज का साइकिल है, या 20 डेज का साइकिल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो एबनॉर्मलिटीज होंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को 36 डेज, 37 डेज, 38 डेज, यानी कि 35 डेज से ऊपर का अगर साइकिल चल रहा है, तो वो क्या है? वो भी एबनॉर्मल है। और वो एबनॉर्मलिटी का नाम क्या है, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का लेंथ कितना हो गया? 21 टू 35 डेज। और एवरेज लेंथ क्या होता है मेंस्ट्रुएशन का? तो एवरेज लेंथ आप सबको पता है कि 28 डेज, ठीक है। 28 डेज एवरेज लेंथ होता है। अब डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है ना, एबनॉर्मलिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एबनॉर्मलिटी इन पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी आप समझे, ठीक है, ठीक है। अब जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियड की जब हम एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं ना, तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है? आपको एमनोरिया सुनने को मिलता है। तो ये एमनोरिया है क्या? तो ये एमनोरिया जो है, ये है एब्सेंस ऑफ मेंसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ मेंसेस, यानी कि पीरियड ना आना। अब पीरियड क्यों नहीं आता है? तो पीरियड ना आने का 2 रीजन हो सकता है। यानी कि एमनोरिया का टाइप्स की अगर हम बात करें ना, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एमनोरिया। नंबर वन इज फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। नंबर 1 इज फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, और नंबर 2 वी हैव इज पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अब क्या है ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एमनोरिया? तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में नंबर 1, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में क्या होता है? जब कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो, ठीक है, अगर फीमेल को प्रेगनेंसी है, फीमेल को क्या है? प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? बीटा एचसीजी यानी कि एचसीजी हार्मोन जो है वो हाई होता है, ठीक है। और ये एचसीजी हार्मोन किसको सपोर्ट करती है? तो ये एचसीजी हार्मोन कॉर्पस लूटियम को सपोर्ट करती है, कॉर्पस लूटियम को सपोर्ट करती है। और ये कॉर्पस लूटियम को जब सपोर्ट मिलेगा, तो कॉर्पस लूटियम क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट नहीं होगा, और जब कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट नहीं होगा, तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एचसीजी हार्मोन है ये हाई होता है, और जब वहां पर एचसीजी होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है? कॉर्पस लूटियम को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। किससे सपोर्ट मिलता है? तो कॉर्पस लूटियम को किससे सपोर्ट मिलता है? एचसीजी से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। दूसरा रीजन जो है वो है लैक्टेशन। अगर कोई भी फीमेल अगर लैक्टेशन फेज में है, यानी कि वो अपने बच्चा को दूध पिला रही है ना, तो उस कंडीशन पे क्या होता है? वहां पे एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करते हैं? ओवेरी को सप्रेस करके रखती है,
ओवेरी को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। और जब ओवेरी को सप्रेस कर देती है तो उस कंडीशन पे भी हमको फिजियोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया हमको दो रीजन से देखने को मिल सकता है। एक तो अगर फीमेल प्रेगनेंसी में है, यानी कि फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में हमको फिजियोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। और दूसरा, अगर फीमेल अगर बच्चे को दूध पिला रहे यानी कि लैक्टेशन फेज में है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे भी हमको क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 2, दैट इज पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ये पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को पीरियड नहीं आ रहा है कोई भी पैथोलॉजी की वजह से। ठीक है, पेशेंट को पीरियड नहीं आ रहा है, एमनोरिया इज ड्यू टू एनी पैथोलॉजी, अब यहां पे भी ये फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है ना, ये भी क्या है, 2 टाइप्स का है। एक तो है प्राइमरी एमनोरिया, एक क्या है, प्राइमरी एमनोरिया, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया। अब ये प्राइमरी एमनोरिया और सेकेंडरी एमनोरिया क्या है? प्राइमरी एमनोरिया का मतलब, फीमेल नेवर मेंस्ट्रुएटेड, क्या हुआ है, फीमेल नेवर मेंस्ट्रुएटेड इन हर लाइफ। यानी कि जो प्यूबर्टी फेज है और जब मेंस्ट्रुएशन आना चाहिए, तो क्या हुआ है कि अगर आपके पास पेशेंट 18 ईयर्स में आई है और 19 ईयर्स में आई है या 20 ईयर्स में आई है ना, तो 20 ईयर्स तक क्या है, पेशेंट को अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया ही नहीं है। ठीक है, इट मीन्स फीमेल हैज नेवर मेंस्ट्रुएटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमनोरिया बोलते हैं। और एक हमारे पास है, एक और होता है, क्या है, सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया में क्या होता है कि पेशेंट को फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पहले नॉर्मल था। ठीक है, पहले क्या था, नॉर्मल था, बट ये 3 साइकिल्स क्या है, एब्सेंट है। 3 साइकिल क्या है, एब्सेंट है। यानी कि पेशेंट को 3 बार से साइकिल नहीं आ रहा है। पहले क्या था, पहले 3 महीना पहले, 4 महीना पहले तक पेशेंट नॉर्मल था, बट मिनिमम एब्सेंस ऑफ 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कम्स अंडर द सेकेंडरी एमनोरिया। और इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। प्राइमरी एमनोरिया का रीजन ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है कि जो मुलेरियन डक्ट है ना, वो ठीक से ऑर्गन बना ही नहीं पाई है। तो अब ये मुलेरियन डक्ट क्या है, उल्फियन डक्ट क्या है, ये हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। और इससे आगे, ठीक है, यानी कि प्राइमरी एमनोरिया का और कॉजेज क्या क्या हो सकता है, क्यों प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है, और सेकेंडरी एमनोरिया का क्या क्या कॉजेज है, वो हम डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक आपको मुलेरियन एजिनेसिस पता नहीं होगा, उल्फियन डक्ट पता नहीं होगा, ठीक है, तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम पता नहीं होगा, तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि एमनोरिया फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होता है, और पैथोलॉजिकल एमनोरिया भी 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और भी कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारे पास, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर है हमारे पास, जो मोस्ट कॉमनली आपको क्या होगा, जो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने हॉस्पिटल्स में और अपने क्लिनिक में रहेंगे तब। तो क्या क्या है वो, पहले तो है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया का मतलब लेस मेंसेस, यानी कि डिलेड मेंसेस। क्या हुआ, डिलेड मेंसेस, यानी कि पीरियड जो है वो लेट आ रही है। इट मीन्स कि पीरियड आफ्टर, यानी कि मेंसेस आफ्टर 35 डेज। हमने क्या पढ़ा था अभी, 21 to 35 डेज नॉर्मल है।
ठीक है। अगर डिलेड मेंसेस का मतलब क्या हुआ, 35 डेज के बाद 36 डेज पे आए, 37 डेज पे आए, 38 डेज पे आए, 40 डेज पे आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिलेड मेंसेस। और डिलेड मेंसेस का जो मेडिकल टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। अब यहाँ पर आपको क्या एक चीज जानना है, एक चीज आपको जानना है, मेडिकल टर्म में ना ओलिगो का मतलब क्या होता है, लेस, ठीक है, और पोली का मतलब क्या होता है, मोर। पोली का मतलब क्या होता है, मोर। ओलिगो का मतलब लेस और पोली का मतलब मोर। तो ओलिगोमेनोरिया मतलब ओलिगो यानी कि लेस यानी कि डिलेड मेंसेस यानी कि कम पीरियड होगा, ठीक है। और इसका पीरियड आफ्टर 35 डेज यानी कि 35 दिन से ज्यादा का साइकिल रहेगा, ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज इज पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पोलीमेनोरिया। अब भी मैंने बताया था पोली का मतलब क्या होता है, तो पोली का मतलब मोर, है ना। यानी कि पोलीमेनोरिया का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंट मेंसेस, फ्रीक्वेंट मेंसेस यानी कि मेंसेस बिफोर 21 डेज, मेंसेस बिफोर 21 डेज, यानी कि मिनिमम 21 डेज का साइकिल होना चाहिए, 22 डेज का साइकिल होना चाहिए। ये ना होकर क्या हो रहा है, 21 डेज से पहले ही पेशेंट मेंस्ट्रुएट हो जा रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोलीमेनोरिया, यानी कि बार बार पीरियड आना, जल्दी जल्दी पीरियड आना, ठीक है। ये क्या है, पोलीमेनोरिया। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोलीमेनोरिया इज पीआईडी, ठीक है। यह है पेल्विक इंफ्लामेटरी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। ये हम सारा हम पढ़ेंगे, पीसीओडी का अलग लेक्चर है, पीआईडी का अलग लेक्चर है, तो आप लोग डरिए मत, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। एक होता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव मेंसेस, यानी कि मन भर के पीरियड आना, यानी कि ज्यादा पीरियड आना, ठीक है। मेनोरेजिया का मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव मेंसेस, एक्सेसिव मेंसेस। अब ये एक्सेसिव मेंसेस का मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास दो पैरामीटर है इसके लिए। अगर 2 डेज टू किसी भी फीमेल को 2 डेज 2 से लेकर 8 डेज तक का ब्लीडिंग अगर हो रहा है किसी भी पेशेंट को, तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। या कोई भी पेशेंट को 20 ml से लेकर 80 ml तक ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो इसको भी हम क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब क्या हुआ, या तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लीडिंग का ड्यूरेशन है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो है, ये क्या है, मोर देन 8 डेज का है, ठीक है। क्योंकि 2 to 8 डेज को हम नॉर्मल मानते हैं, तो मोर देन 8 डेज का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया है। या तो पेशेंट का जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है ना, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग वो मोर देन 80 ml है, वो मोर देन कितना है, 80 ml है, तो इसको भी हम क्या मानते हैं, एबनॉर्मल मानते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या बताए हैं, यहाँ पे आपको 2 to 8 डेज इज कंसिडर एज अ नॉर्मल एंड 20 to 80 ml ऑफ मेंस्ट्रुअल 20 to 80 ml ऑफ ब्लीडिंग पर एपिसोड इज अ नॉर्मल, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो है ये भी 8 डेज से ज्यादा है, और क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो भी 80 ml से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज इज यूटेराइन फिब्रोइड, यूटेराइन फिब्रोइड। अब ये यूटेराइन फिब्रोइड क्या है, इसका भी सेपरेट लेक्चर बनेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब क्या हुआ, इरेगुलर ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, यानी कि टाइम पे ब्लीडिंग हो ही ना रहा है, इरेगुलर है। मेट्रो कैसे चलती है, रुक रुक के चलती है ना, एकदम इरेगुलर, तो इसलिए इरेगुलर ब्लीडिंग। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये क्या है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग।
एक होता है मेनोमेट्रोरेगिया। मेनोमेट्रोरेगिया का मतलब क्या होता है? मेनोमेट्रोरेगिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव इरेगुलर ब्लीडिंग। मेट्रोरेगिया तो इरेगुलर ब्लीडिंग है ही, इसमें क्या है? एकदम एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव इरेगुलर ब्लीडिंग। यानी कि ब्लीडिंग जो है वो इरेगुलर होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होगा, और जब होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो एक्सेसिव इरेगुलर ब्लीडिंग। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये क्या है? इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज ये है अल्सरेटेड, अल्सरेटेड पोलिप और अल्सरेटेड फिब्रोइड। अल्सरेटेड पोलिप और अल्सरेटेड फिब्रोइड। तो ये कुछ हैं जो इंपोर्टेंट आपको बार बार आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जब आपके ओपीडी में रहेंगे, या जब आप अपने इंटर्नशिप में रहेंगे, या जब आप अपने हॉस्पिटल्स में रहेंगे। तो ये कुछ हिस्ट्री आपको पेशेंट देगी, ठीक है। और है एक जो है डिसमेनोरिया, और ये कभी कभार आता है ये। और ये डिसमेनोरिया क्या होता है? यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर क्या होना? पेन होना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? डिसमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। और डिसमेनोरिया भी 2 टाइप्स का है हमारे पास, ठीक है। कितने टाइप्स का डिसमेनोरिया? 2 टाइप्स। इसका मतलब क्या है? पेन जो है ना, वो पेन जो हो रहा है ना फीमेल को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसमें कोई भी एक पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है। यानी कि विदाउट एनी रीजन पेन हो रहा है, यानी कि पेन ड्यूरिंग मेंसेस विदाउट एनी पैथोलॉजी, विदाउट एनी पैथोलॉजी। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है, मोस्ट कॉमन कॉज हो, ये जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स होता है, ठीक है। डिसमेनोरिया में प्राइमरी डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। नंबर 1 इज प्राइमरी डिसमेनोरिया एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया का मतलब क्या होता है? पेशेंट को पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और जब हम उसके कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो कोई कॉज ही नहीं होगा, यानी कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? जेनेटिक्स होता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास? एक है और है जो है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। इसमें क्या है? पेन ड्यूरिंग मेंसेस with pelvic pathology, with pelvic पैथोलॉजी। यानी कि पेशेंट को जो पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है किस वजह से? कि उनके पेल्विक रीजन में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पेन हो रहा है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये होता है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है जो इंडोमेट्रियल टिश्यू है वो एक्टोपिकली किसी दूसरे ऑर्गन पे जाकर इंप्लांट हो जाना। जैसे कि मोस्ट कॉमन साइट जो है इंडोमेट्रियोसिस का वो ओवेरियन, ठीक है। और इस पर भी हम अलग से लेक्चर बनाएंगे इंडोमेट्रियोसिस पे। तो अभी के लिए आपको बस जानना था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ menstrual disorder we have that regularly we are seeing in our OPD or in our hospital or during योर इंटर्नशिप पोस्टिंग, ठीक है। अगर इतना आपको डिसऑर्डर अगर पता चल गया तो ऑलमोस्ट आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर का केस जो है आप समझ सकती हैं। और इस पर हर एक टॉपिक पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसे मैंने बोला फिब्रोइड पे हम अलग बनाएंगे, इंडोमेट्रियोसिस पे अलग बनाएंगे, पीआईडी पे अलग बनाएंगे, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग पे अलग बनाएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक पे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक आप क्या करिए, इस चैनल को, यानी कि ये वीडियो आप देख सकते हैं डॉक्टर नवीन रेडियो डायग्नोसिस के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी, और डॉक्वर्सिटी के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। और तब तक आप क्या कर दीजिए, ये दोनों चैनल को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर कोई भी मेडिकल पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं तो उनसे ये वीडियो मिस ना हो जाए। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे की वीडियो आप किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।